दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज से मैंने डिसाइड किया है कि भारतीय समयानुसार करीब 7:30 बजे दिन भर के समाचारों की एक मुख्य समाचारों की एक वीडियो बनाया करूँगा और वो डालूँगा। तो आज जो दिन भर में मुख्य घटनाएँ हुई हैं, उनके संक्षेप में समाचार ऐसे हैं। पहला समाचार, मुख्य समाचार और बहुत मुख्य समाचार है, वो ये है कि जो हमारे रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स कतार की गवर्नमेंट ने अरेस्ट किए थे और उनको मौत की सज़ा सुनाई थी, उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया है और उन 8 नेवी ऑफिसर्स में से 7 भारत वापस आ चुके हैं। दूसरा समाचार ये है, इम्पोर्टेंट आपको नहीं लगेगा लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष को तृणमूल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल से राज्यसभा में भेजने के लिए उम्मीदवार बनाया है। तीसरा समाचार है, नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में विश्वास मत जीतने में कामयाब हो गए हैं। और चौथा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार ये है कि महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस से अलविदा कह दिया है। अब मैं पहला समाचार आपको बताता हूँ, जो कतार से हमारे जो भूतपूर्व नौसैनिक हैं, उनको वापस लिया गया है, उसका समाचार मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये समाचार है, नवभारत टाइम्स का है। कतर में भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई। नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी रिहा हुए। सुनाई गई थी फांसी की सजा। आगे ये लिखते हैं, भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतार में फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत की डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद उनकी सजा कम कर दी गई। अब इस मामले की में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय नौसेना के सभी 8 पूर्व कर्मियों को रिहा कर दिया गया है। यहाँ पर ये एक वीडियो है, मैं इसको प्ले नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें दिखा रहे हैं कि ये नेवी ऑफिसर्स लोग जो है बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये मोदी साहब जो हैं, वो कतर के अमीर के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात शायद दिसंबर के महीने में दुबई में हुई थी। समाचार ये भी आ रहा है कि 14 फरवरी को जब प्रधानमंत्री अबू धाबी में वो जो मंदिर बन रहा है उसका उद्घाटन करने जाएंगे, उसके बाद वो कतार भी जा सकते हैं। अब समाचार थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते हैं। भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत देखने को मिली है। कतार ने जिन 8 भारतीय सैनिकों के भारत नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। इससे पहले भारत के हस्तक्षेप के बाद मृत्युदंड को एक लंबी जेल की अवधि में बदल दिया गया था। कतार ने जब भारतीय नेवी के पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी, तो पूरा देश उनके लिए चिंतित हो गया था। इनके परिजनों की ओर से रिहाई और सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई जा रही थी। विदेश मंत्रालय की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वो सभी राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल करेगा और उन्हें कानूनी सहायता की व्यवस्था देगा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में से 7 पहले ही भारत वापस आ चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें इन पूर्व अधिकारियों की रिहाई के फैसले का स्वागत किया गया। बयान में कहा गया, भारत सरकार
दोहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है, जिन्हें कतार में हिरासत में लिया गया था। बयान में आगे कहा गया, 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी की सक्षम करने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। 8 भारतीय नागरिक अक्टूबर 2022 से कतर की जेल में बंद थे। कतर में ने उन पर पनडुब्बी से जुड़ी कथित जासूसी का आरोप लगाया था। ये सभी 8 लोग भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कर्मी हैं, जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इनसे जुड़ी डिटेल अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं हुई है। अब उसमें से जो आए हैं वापस, वो बोल रहे हैं पीएम मोदी के बिना हम यहाँ पर आपके सामने नहीं होते। मोदी है तो मुमकिन है। कतार से भारतीयों की रिहाई पर गदगद हुए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, सदमे में काकर सरकार। कतर में इतनी बड़ी जीत, फांसी की सजा पाए सभी भारतीय या नए भारत के एक और शक्ति प्रदर्शन की इनसाइड स्टोरी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इससे पहले मौत की सजा को कम करते हुए जेल में बदल दिया गया था। तब फैसले को लेकर कहा गया था, हमने दोहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी और द्विपक्षीय साझेदारी और कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई की चर्चा की थी। तो ये है एक समाचार। इसके अलावा और भी इसमें समाचार हैं, मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि भारत का जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है वो कितना स्ट्रांग हो गया है। ये देखिए, बीबीसी भी बोल रहा है, कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी रिहा हुए, 7 भारत भी लौटे। फिर नवभारत टाइम्स मैंने बता ही दिया। 18 महीने ट्रायल, सजाए मौत, कूटनीतिक जंग, रिहाई और फिर देश वापसी। कतर से लौटे 8 पूर्व नेवी ऑफिसर की कहानी। मोदी के पहल पर कतर से वापस लौटे नौसेना अधिकारी। टाइम्स नाउ, भारत की बड़ी कूटनीति, कतर ने रिहा किए 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी, सुनाई गई थी मौत की सजा। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी रिहा हुए, 7 भारत लौटे। एशियन नेट, कतर जेल में 8 भारतीय नौसेना अधिकारी जाने पूरे मामले का लेखा जोखा, ये बोल रहे हैं। मुझे लेखा जोखा देखना नहीं है। भारत की कूटनीतिक जीत कौन है? 8 भारतीय नौसेना के अधिकारी। ये न्यूज जनता की बात कर रहा है। कतर से भाई की रिहाई पर बहन के घर खुशी, बोली ट्रैवल बैन की वजह से वो लौट नहीं पाए। पीएम को कहा थैंक्स। टाइम्स नाउ, नव भारत, पीएम मोदी के दखल के बिना रिहा नहीं हो पाया, भारत सरकार ने किए अथक प्रयास। कतर से रिहा पूर्व नौसैनिक अधिकारी बोले। ये था पहला समाचार। अब मैं दूसरा समाचार आपको दिखाता हूं। दूसरा समाचार है सागरिका घोष के बारे में। सागरिका घोष अपने जो राजदीप सरदेसाई हैं, जो हमेशा पानी पी पी करके मोदी गवर्नमेंट को और बीजेपी को गाली देते रहते हैं, उनकी ये पत्नी है और वो भी कम जहरीली नहीं है। उसने बहुत ज्यादा जहर उगला था और 2018 में तो उसने बोला था कि जो राज्यसभा में लोग जो जाते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं। उसके बारे में भी उसने काफी बकवास की थी। वे ट्विटर में काफी एक्टिव हुआ करती थी। 2011-12 में CNN IBN में वो शायद एक प्रोग्राम करती थी और हमेशा मोदी के खिलाफ लिखा करती थी। एक बार 2 बार मैंने भी उनके साथ में इंटरेक्ट किया, बाद में सागरिका घोष ने मुझे ट्विटर से ब्लॉक कर दिया था। तो सागरिका घोष के बारे में जो समाचार है वो बताते हैं कि क्या है उनका समाचार, देखते हैं। सागरिका घोष का समाचार थोड़ा दिखाते हैं आपको, 1 मिनट। राजदीप सरदेसाई 4-5 दिन पहले कोई एक मीटिंग थी, चाय पे चर्चा जिसे बोलते हैं ना, उसमें ये भाई साहब ममता के पास में गए थे। एक लल्लन टॉप करके शो आता है,
उसमें राजदीप देसाई ने रेप और वायलेंस के बारे में सब बातें की थी। लेकिन वेस्ट बंगाल का नाम नहीं लिया था। अब मैं इसको आपको थोड़ा-सा इसकी न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ। ऑफ इंडिया की न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर बताते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं सागरिका घोष को गिरा गिरा पड़ा के लात मुक्कों से मारी थी। गलत कार पार्किंग कर विदेशी महिला को दिखा रही थी तेवर। सांसदी के बाद खबर वायरल। ये एक है। सागरिका के साथ इस घटना को 26 साल बीत गए हैं। फरवरी 1998 में सागरिका घोष अपने 3 साल के बेटे के साथ खान मार्केट शॉपिंग करने गई थी। लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। वहां उन्हें अल्जीरिया की महिला ने रोड पर पीटा था। वर्तमान में जो सागरिका घोष तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा संसद का टिकट पाने के कारण चर्चा में है, वही सागरिका के बतौर पत्रकार कभी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, कभी फर्जी खबरों को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में रहती थी। इसके अलावा एक बार तो वो भरे बाजार में पिटने की वजह से भी अखबारों की हेडलाइन बनी थी। घटना है 26 साल पहले की 16 फरवरी 1998 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सागरिका घोष अपने 3 साल के बेटे के साथ खान मार्केट शॉपिंग करने गए थे, लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल उस दिन खान मार्केट में गाड़ी पार्क करने के विवाद पर सागरिका घोष को एक विदेशी महिला ने मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्के मारे थे। ये महिला कोई और नहीं बल्कि अल्जीरियाई दूतावास के बतौर काउंसलर काम करने वाले अब्दुल हामिद की पत्नी थी। सागरिका घोष उस समय आउटलुक वीकली में काम करती थी। मैं इसको बाद में शेयर करके आपको बताऊंगा। घटना वाले दिन वो मार्केट में अपने मारुति कार लेकर गई थी, जो उन्होंने अल्जीरियाई महिला की कार के सामने लगा दी थी। इस पर विदेशी महिला ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे तो उसके लिए बहुत कम जगह बचेगी निकलने की। ये सुन सागरिका ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, पागल मत बनो, तुम्हारे निकलने के लिए काफ़ी जगह है। मगर तब तक विदेशी महिला गुस्से में आ गई थी। वो अपनी कार से बाहर निकली। उसने सागरिका को उनकी मारुति से निकाला और रोड किनारे पटक दिया। उसके बाद वो वहीं बीच सड़क पर सागरिका घोष को झापड़ मुक्के उसे मारती रही। अजीब बात यह थी कि इस घटना के समय पास में पीसीआर थी, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामला शांत कराने का प्रयास नहीं किया। वहीं सागरिका का बेटा ये सब देख रो रहा था। पुलिस ने बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस घटना को देख वो असमंजस में थे, क्योंकि घटना में 2 महिलाएं शामिल थी। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि झगड़े को रोकने के लिए एक पान वाला कूदा और उसने दोनों महिलाओं को अलग करने का प्रयास किया। उसे देख अन्य दुकानदार भी आए और विदेशी महिला की पकड़ से सागरिका को छुड़ाने का प्रयास किया। दोनों महिलाओं को छुड़ाने वालों ने कहा वो बहुत ताकतवर थी, उसे हटाना मुश्किल था। उन्होंने ये भी बताया कि घटना के बाद महिला लगातार सागरिका को गाली दे रही थी। इस दौरान महिला ने चूंकि भारतीयों के लिए भी अपशब्द कहे थे, इसलिए उस महिला से स्थानीय लोगों ने भी नाराज थे। उसके पति के पहुंचने के बाद भी उन्होंने हामिद को वहां रोक लिया था और कहा था कि जब तक पुलिस केस रजिस्टर नहीं करे तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अब ये बोल रहे हैं सागरिका घोष से हो रहे सवाल। बता दें 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पत्रकार सागरिका घोष को राज्यसभा सांसद बनाए जाने की घोषणा की है। वह काफी हैरान वाली बात थी, क्योंकि सागरिका सोशल मीडिया पर कहती थी वो कभी किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट को स्वीकार नहीं करेंगी। इस दावे को करते हुए चुनौती भी देती थी कि वो ये चीज लिख कर भी दे सकती हैं या फिर उनके ट्वीट को सेव भी किया जा सकता है। जब उनसे 6 साल बाद जब सागरिका घोष खुद को राज्यसभा सांसद बनाए जाने की टीएमसी घोषणा को रिट्वीट कर रही होती हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं क्या अब उनकी राय बदल गई है? ये है सागरिका घोष की असलियत। एक्चुअली क्या है, एक बार आप लोगों को याद होगा, राजदीप सरदेसाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, शायद गुजरात का चुनाव चल रहा था, उस समय उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो कुछ ऐसे सवाल किए थे जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बोला था कि आपको तो अपनी दुकान चलानी है और आपको राज्यसभा का टिकट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कुछ बोला था। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी है कि 2008 या 2009 में
राजदीप सरदेसाई को मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया था, प्रखा दत्त को दिया था, उनको दिया था और 2-4 चमचे थे पत्रकार जिनको ये दिया गया था। तो मैं अब आपको ये समाचार का थोड़ा-सा हेडलाइन शेयर कर देता हूँ जो अखबारों में या वेबसाइट में छपा हुआ है, सागरिका घोष के बारे में। देखिए, कौन है टीएमसी के राज्यसभा सांसद सागरिका घोष? 6 साल पहले कहा था लिख कर ले लो। नहीं, ये एबीपी न्यूज़ है। ये अमृत बाजार पत्रिका की न्यूज़ में ये कम्युनिस्ट भयंकर कम्युनिस्ट है, लेकिन फिर भी देखिए ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है इसको। पढ़ते हैं इस पे क्या बोल रहे हैं ये। कौन है टीएमसी की राज्यसभा उम्मीदवार सागरिका घोष? 6 साल पहले कहा था लिख कर ले लो, नहीं लूंगी टिकट। सागरिका का घोष विल ट्वीट वायरल। तृणमूल कांग्रेस ने सागरिका घोष को राज्यसभा का टिकट दिया है। घोष एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। उन्हें नई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन के डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर भास्कर घोष की पुत्री हैं। भास्कर घोष एक आईएएस ऑफिसर थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बहुत क्लोज थे। और उस समय प्रणव रॉय दूरदर्शन के लिए एक प्रोग्राम बनाया करते थे और उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो दूरदर्शन के इक्विपमेंट थे, कैमरा, स्टैंड, ये सब वहां से उन्होंने चोरी कर लिए थे और बाद में उन्होंने एनडीटीवी इस्टेब्लिश किया था। इसने सागरिका घोष ने भी एनडीटीवी में काम किया है, अर्णव गोस्वामी ने भी काम किया है, राजदीप सरदेसाई ने भी काम किया है। तो ये सारे के सारे प्रणव राय के चेले चपाटे हैं। वैसे भी अगर ये भास्कर घोष की पुत्री नहीं होती थी तो इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है कि ये सिर्फ अपने पिताजी के बल पर इतना ज्यादा उछलती है। देखिए, ये क्या बोल रहे हैं इसमें। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार 11 फरवरी को सागरिका घोष को 27 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामित किया। टीएमसी की घोषणा के बाद घोष ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साहस से प्रेरित हैं। इस बीच घोष का एक पुराना पोस्ट सामने आया। वो पोस्ट 6 साल पुराना है। इस पोस्ट में उन्होंने किसी भी पार्टी की ओर से राज्यसभा टिकट को स्वीकार न करने की बात कही थी। उन्होंने पोस्ट में कहा था, मैं किसी भी राजनीतिक दल से कभी भी राज्यसभा का टिकट स्वीकार नहीं करूंगी। मैं आपको लिखित रूप में दे सकती हूँ और आप इस पोस्ट को सेव कर सकते हो। सागरिका घोष है कौन? घोष एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक है। उन्होंने नई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रोड्स स्कॉलरशिप हासिल की। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने आधुनिक इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। टीएमसी राज्यसभा उम्मीदवार ने 1991 में पत्रकारिता की शुरुआत की और टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में काम किया। अभी अपने करियर की शुरुआत में घोष की पत्रकारिता में कई पुरस्कार उन्होंने सीएच मोहम्मद कोया राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार और भारतीय टेलीविजन अकादमी का बेस्ट एंकर पुरस्कार मिला। दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक भास्कर घोष की बेटी हैं। घोष ने पत्रकार और न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई से शादी की है। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि उन्होंने और 3 लोगों को उम्मीदवार बनाया है। मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता कि वो कौन है, कौन नहीं है। इसके अलावा और देखते हैं थोड़ा-सा इसका कैसा समाचार है। टीएमसी ने वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष राज्यसभा के लिए नामित किया। आज तक पत्रकार सागरिका घोष को राज्यसभा भेजेगी टीएमसी। पार्टी ने सुष्मिता देव समेत 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया। ये जो सुष्मिता देव है, ये असम की है और ये पहले कांग्रेस पार्टी में थी। लेकिन राहुल गांधी से कुछ गड़बड़ हो गई थी। उस चक्कर में बाद में इसने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। तो ये असम की, लेकिन इसको बंगाल से राज्यसभा में भेजा जा रहा है। यहाँ पे ये बताना जरूरी हो जाता है कि ये दोनों की दोनों महिलाएं राज्यसभा में जाएंगी, लेकिन इनकी एक क्या बोलेंगे, फ्लैम्बायंट जो महिला थी, महुआ मोइत्रा, वो लोकसभा में थी और उसको वहां से निकाल दिया गया था।
राज्यसभा पत्रकार सागरिका घोष सहित अन्य 4 नेताओं को राज्यसभा भेजेगी ममता बनर्जी। वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष और टीएमसी नेता सुचित्रा देव आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए तृणमूल उम्मीदवार। मनी कंट्रोल राज्यसभा पत्रकार सागरिका घोष को राज्यसभा भेजेगी। कौन है सागरिका घोष जी? ने तृणमूल कांग्रेस भेज रही है राज्यसभा। टीएमसी ने राज्यसभा के लिए 4 नामों का ऐलान किया। लिस्ट में पत्रकार सागरिका घोष भी शामिल है। तो यह था आपके लिए दूसरा समाचार। अब आते हैं हम तीसरे समाचार पे। वो तीसरा समाचार यह है कि हमारे जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है, जिन्होंने अभी जो महागठबंधन था उसको तोड़ करके और बीजेपी के साथ एनडीए मतलब एनडीए ज्वाइन किया है, और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ ली है। उनका आज विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए जो गवर्नर ने आदेश दिया था, उसके ऊपर फैसला होना था। तो सुबेरे बड़ी गहमा-गहमी थी कि मतलब जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र जी हैं, जो 9वीं फेल हैं कहने के लिए तो, लेकिन चूंकि वो एक बड़े पॉलिटिकल परिवार के पुत्र हैं, तो इनको तो आराम से कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती और सीधा का सीधा वो नेता बन जाते हैं। तो उन्होंने धमकी दी थी कि हम कुछ खेला करेंगे और नीतीश कुमार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने नहीं देंगे। खबरें आ रही थी कि तेजस्वी ने अपने घर में ही जो उनके राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के जो एमएलएज हैं, उनको अपने घर में ही रखा हुआ था, और उसमें कुछ ऐसा हुआ कि एक ऐसे एमएलए को उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था जिसके बेटे ने पुलिस में कंप्लेन कर दी, और उस चक्कर में तेजस्वी के घर में पुलिस आ गई थी और वहां से फिर वो उनको उन एमएलए को लेके गई थी। जब ये विश्वास मत आ रहा था उसके पहले जो जेडीयू के जो एमएलए थे वो किसी होटल में रुके हुए थे वहां पर पटना में ही। बीजेपी में तो कोई टूट-फूट होने की आशंका था नहीं। कांग्रेस ने अपने एमएलएज को हैदराबाद भेज दिया था, जो आज की डेट में तेलंगाना उनका जो सेफ हेवन बन गया है, और वहां पर वो जो रेड्डी साहब हैं वो मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, तो वहां पर थे। सुबह-सुबह जब 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, तो पहले जो वहां पे अध्यक्ष थे अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। नंद किशोर यादव कोई जो जेडीयू के एमएलए हैं, उन्होंने वो प्रस्ताव पेश किया। वो प्रस्ताव जो वांछित संख्या होती है, कुछ 38 लोगों की जरूरत होती है, उससे ज्यादा लोग खड़े हो गए, तो जो अध्यक्ष थे उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद में उपाध्यक्ष ने कार्रवाई चलाई। इस कार्रवाई को होने से पहले राज्यपाल ने करीब 40 मिनट का कुछ एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने जभी भी एक ये प्रथा है कि जब भी कोई मतलब पार्लियामेंट का सेशन या असेंबली का सेशन जब नए साल में शुरू होता है, तो एक प्रथा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होते हैं राज्य में, वो उस सेशन को संबोधित करते हैं। तो राज्यपाल आर्लेकर ने पहले वो संबोधित किया, उसके बाद में कार्रवाई शुरू हुई। विधानसभा के अध्यक्ष को हटाया गया, उसके बाद में जो उप सभापति हैं, वो बैठे और उन्होंने कार्रवाई शुरू की। 4-5 लोगों ने भाषण दिया, उसमें तेजस्वी जी ने भाषण दिया, नीतीश कुमार ने जवाब भी दिया। उनका ऑब्जेक्शन यही था कि जो आरजेडी के जो 2 एमएलए थे, वो ट्रेजरी बेंच की तरफ को सत्ता पक्ष है उसकी तरफ कैसे बैठे होते थे। उसमें से कोई नीलम देवी थी, और वो जो एमएलए जो है वो तेजस्वी के घर से निकाले गए थे, वो थे। जब वोटिंग होने का टाइम आया, तो आरजेडी और कांग्रेस और जितने भी उनके साथ के पिछलग्गू थे, उन सब लोगों ने वॉकआउट कर दिया, और नीतीश की जो सरकार है, उनको 129 वोट मिले। टोटल वैसे तो उनके पास में 128 थे। 128 में शायद 78 बीजेपी के थे और 45 इनके हैं नीतीश कुमार के, जेडीयू के। 4 जो है वो मांझी की पार्टी के हैं, और 1 या 2 जो हैं वो और दूसरी पार्टियों के थे।
तो अल्टीमेटली 129 वोट पाकर के विधानसभा में नीतीश कुमार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है। यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार अक्टूबर 2022 में एनडीए गठबंधन तोड़ करके और महागठबंधन में, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी थी, वहां पे शामिल हो गए थे। उस समय उनके दिमाग में ये घुसा हुआ था कि शायद बीजेपी जो है उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन हाँ, जब वो चले गए उसके बाद में उन्होंने फिर बहुत प्रयास किया कि मोदी को हराने के लिए एक जो सारी पार्टियां हैं वो इकट्ठा हो जाएं। जैसे चरण सिंह ने और जयप्रकाश नारायण ने एक बार पूरी पार्टियों को इकट्ठा करके 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। वही इनका इरादा था। जून के महीने में पटना में मीटिंग हुई, उसके बाद में बेंगलोर में मीटिंग हुई, फिर बंबई में मीटिंग हुई, और उसके बाद में फिर दिल्ली में जब मीटिंग हुई और वहां पर इंडी अलायंस उसका नाम रख दिया गया। बाद में जब इंडी अलायंस का कन्वीनर बनाने का पेच आया तो ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया कि इनको प्रेसिडेंट बनाना है और उनको प्रधानमंत्री भी बनाना है। तब से नीतीश कुमार को लगा कि ये हम मुझे दगा देने वाले हैं, और दूसरा ये है कि उनकी पार्टी को शायद लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेडी वो तोड़ने को तैयार थी। उनका जो अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनका वो हबनबिंग कर रहे थे लालू यादव के साथ में। और दिसंबर के महीने में जब दिल्ली में पार्टी की जो मीटिंग हुई उसमें ललन सिंह को नीतीश कुमार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था, खुद अध्यक्ष बन के बैठ गए थे। तब से हवाएं गर्म थी कि शायद नीतीश कुमार वापस फिर से एनडीए में आएंगे। इस बीच अमित शाह साहब ने घोषणा की थी कि हमारे सारे दरवाजे बंद हैं और हम नीतीश कुमार को वापस नहीं लेंगे। लेकिन बाद में शायद कुछ इनका बीच में पैचअप हुआ। 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया और उसके बाद में नीतीश कुमार ने एनडीए ज्वाइन कर लिया। उनको राज्यपाल ने शपथ दिलाई और आज 12 तारीख को उनको विधानसभा से विश्वास मत प्राप्त हो गया है। अब इसके बारे में जो समाचार छपे हैं मैं आपके सामने थोड़ा शेयर कर देता हूँ। देखिए कौन कौन से समाचार हैं, कैसे समाचार हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट पास किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। ये एबीपी न्यूज बोल रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष, नजरें चुराई, इग्नोर किया। गठबंधन टूटने के बाद विधानसभा में आसपास दिखे नीतीश और तेजस्वी। बिहार फ्लोर टेस्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने फ्लोर टेस्ट जीता, विपक्ष ने किया वॉकआउट। आज तक बोल रहा है नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच आज मुलाकात से पहले की बात है। ये देखो, नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल किया, एनडीए के पक्ष में 129 वोट पड़े, विपक्ष ने किया वॉकआउट। ये 4 घंटा पहले बिजनेस स्टैंडर्ड बिहार प्रोटेस्ट में बीच तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। राम वनवास से लेकर पलटू राम तक विधानसभा में नीतीश को दशरथ बना गए तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार पर गरजे लालू, लालू के लाल कहा मोदी जी को रोकेगा तेजस्वी। जागरण, बिहार प्रोटेस्ट रात में तेजस्वी यादव के घर गई पुलिस, भड़के समर्थकों ने क्या बोल दिया। 5 घंटा पहले पंजाब केसरी बिहार प्रोटेस्ट, नीतीश कुमार ने 9 बार पाला बदल कर बनाया इतिहास। तो ये समाचार था इनके बारे में। अब मैं आखिरी समाचार पे आता हूं और वो समाचार बहुत बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। और वो समाचार है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। एक्चुअली जब शिंदे को उद्धव ठाकरे के गुट से जून 2022 में तोड़ा गया था और बाद में फिर देवेंद्र फडणवीस और
देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब ने जब वो गवर्नमेंट बनाई थी, तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में भी कुछ होने वाला है, लेकिन हुआ कुछ और। जुलाई के महीने में अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ दी और अजीत पवार खुद शिंदे की गवर्नमेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गए। उसके बाद मामला चल रहा था, लेकिन अंदर से सुगबुगाहट ये थी कि कांग्रेस में कुछ होने वाला है, कांग्रेस में कुछ होने वाला है। मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन जो होता है, अगर वो पॉलिटिक्स में आया है, तो ऐसा थोड़ा ना कि वो वहां पर धर्मार्थ करने के लिए आया है, उसको भी कुछ चाहिए होता है। अशोक चौहान को इन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जब वो नेवी की जमीन में गड़बड़ शुरू हुआ तो उनको वहां से हटा दिया गया। उसके बाद वो इधर उधर रहे। जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट बनी तो उसमें उनको शायद मंत्री बनाया गया था। अशोक चौहान नांदेड़ से आते हैं। नांदेड़ आपको मालूम होगा, जहां पर गुरु गोविंद सिंह को वहां पर दफनाया गया था, या वहां पर उनका क्या बोलते हैं, शांति स्थल है, वहां पर गुरुद्वारा है। तो वो नांदेड़ इलाका है और वो महाराष्ट्र के 3 बार के मुख्यमंत्री और नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, और इंदिरा जी की गवर्नमेंट भी, शायद इंदिरा जी गवर्नमेंट में भी देश के गृह मंत्री रहे हैं। शंकर राव चौहान उनके पुत्र हैं वो। तो उनका नांदेड़ के इलाके में काफी होल्ड है, यानी कि वो उस इलाके में महाराष्ट्र के काफी कद्दावर नेता हैं। बीजेपी हमेशा एक कद्दावर नेता की, मराठा कद्दावर नेता की तलाश में रहती थी, और इसीलिए उन्होंने नारायण राणे को पार्टी में लिया था। नारायण राणे को राज्यसभा में भेजा, वहां पे मंत्री भी बनाया, लेकिन नारायण राणे को ज्यादा कर नहीं पाए। अब चूंकि अजीत पवार एनसीपी से एनडीए में आ गए हैं और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो विदर्भा से आते हैं, वो मराठा लीडर नहीं कहलाते हैं। तो इनको एक मराठा लीडर स्ट्रांग चाहिए था, और अशोक चौहान ने कांग्रेस को छोड़ करके, अच्छा, कांग्रेस को छोड़ने से पहले अशोक चौहान ने जो वहां पर राहुल नार्वेकर, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर के जो उनकी एमएलए थे ना, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि उससे पहले 14 जनवरी को, जिस दिन राहुल गांधी की मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही थी, उस दिन मुरली देवरा के सुपुत्र मिलिंद देवरा ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। 2-4 दिन पहले बांद्रा के जो पूर्व एमएलए बाबा सिद्दीकी, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी और वो अजीत पवार के एनसीपी में शामिल हो गए। मिलिंद देवरा ने कांग्रेस छोड़ी और वो एकनाथ शिंदे के साथ में शामिल हो गए। अब अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ी है। ऐसा लगता है कि 15 तारीख को जब अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे, उस समय अशोक चौहान को विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा। और ऐसा भी लगता है कि अशोक चौहान के साथ में 10-11 एमएलए भी कांग्रेस से टूट करके बाहर आएंगे। 27 फरवरी को
राज्यसभा के इलेक्शन है। हो सकता है अशोक चौहान को राज्यसभा का टिकट दे दिया जाए बीजेपी की तरफ से। विजय के पास में काफ़ी एमएलए हैं, जो 10-15 एमएलए कम पड़ रहे होंगे 5वें कैंडिडेट के लिए, उसके लिए वो कांग्रेस के एमएलए को ले सकते हैं। बाबा सिद्दीकी का लड़का जो एमएलए है, उसने अभी तक कांग्रेस छोड़ी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी शायद कांग्रेस छोड़ देंगे। अब सवाल ये है कि अगर अशोक चौहान को इन्होंने राज्यसभा में लिया है, तो करेंगे क्या इनका? मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग इनको राज्यसभा में ले लेंगे और कुछ दिन के लिए वहां पर कोई मंत्री-वंत्री बना के रखेंगे। उसके बाद जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे और रिजल्ट आ जाएगा, तो इन्हें वापस महाराष्ट्र भेज दिया जाएगा और वहां बोलेंगे भाई तुम विधानसभा का इलेक्शन लड़ो और वहां पर संभालो, और देवेंद्र फडणवीस को सेंट्रल पॉलिटिक्स में लेकर के आ जाएंगे। लोग बाग बोलते थे कि शरद पवार बहुत बड़े चाणक्य हैं। लोग बाग मतलब जो मीडिया है वो शरद पवार को बहुत बड़ा चाणक्य बोलता था, ये बोलता था, वो बोलता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असली चाणक्य तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी, एनसीपी शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को कहीं कहीं नहीं रखा है। आपको और इनके पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का काफी सपोर्ट है। तो ये है महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक राहुल गांधी महाराष्ट्र मुंबई पहुंचेंगे तब तक कांग्रेस शून्य हो चुकी होगी। इस बीच में खबर आ रही है कि जब 3 मार्च को आसपास राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में घुसेगी, तो वहां पर शायद कमलनाथ भी वहां से इस्तीफा कांग्रेस से दे देंगे और वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट समाचार थे। अच्छा हाँ, इसके 1 मिनट मैं अशोक चौहान के न्यूज थोड़ा सा आपको शेयर करके बता देता हूँ। अशोक चौहान की जो न्यूज आई है उनके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही अपनी कहानी बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ी, 13 नेताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, फडणवीस ये बोला। अशोक चौहान रिजाइन, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, बीजेपी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, अब पूर्व सीएम अशोक चौहान भी छोड़ चले। डीएनए, अशोक चौहान ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में पार्टी को बड़ा झटका। आज तक महाराष्ट्र में भी हो गया खेला, अशोक चौहान का कांग्रेस से इस्तीफा, फडणवीस बोले आगे आगे देखिए होता है क्या। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, अशोक चौहान ने छोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। जागरण न्यूज, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। अशोक चौहान के इस्तीफे पर बोली कांग्रेस, ये जांच एजेंसियों के दबाव का असर है। कांग्रेस, महाराष्ट्र में कांग्रेस को मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस अपने आप को समझती क्या है। मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 2-2.5 साल से कांग्रेस के जितने भी कद्दावर नेता हैं वो सारे के सारे छोड़ के भाग रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी, हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी, ज्योतिर्मय सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, मिलिंद देवरा ने कांग्रेस छोड़ी, अब अशोक चौहान ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। मतलब कांग्रेस पार्टी आज की डेट में सिर्फ जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल के चक्कर में चलती है। ये बोलते हैं कि अशोक चौहान के खिलाफ केस था इसलिए दबाव के चक्कर में छोड़ दिया, तो अभी तक रखा क्यों था? तुम निकाल देते उनको अगर वो इतने करप्ट थे तो। प्रमोद कृष्ण ने कांग्रेस प्रमोद कृष्ण को कांग्रेस से निकाल दिया। ये पार्टी ऐसा लगता है कि जो
मोदी ने 2014 के इलेक्शन से पहले बोला था कांग्रेस मुक्त भारत, वो शायद होने वाला है, क्योंकि जब तक सोनिया गांधी को अपना पुत्र मोह सताता रहेगा, तब तक कांग्रेस गर्त में जाती रहेगी। कांग्रेस का रिवाइवल तभी हो सकता है जब ये गांधी परिवार, स्यूडो गांधी परिवार मैं इसको बोलता हूं, ये नेतृत्व से हट जाए। कांग्रेस पार्टी जब से राजीव गांधी की हत्या हुई है, उसके बाद में कभी भी जब पावर में रही है, तो 5 साल तक तभी रूल कर पाई है जब गांधी परिवार का कोई लीडर नहीं था, जैसे नरसिम्हा राव थे। राहुल गांधी के अंदर कोई नेतृत्व के गुण नहीं है, वो सिर्फ राहुल गांधी है इसलिए उसको नेता बनाया जा रहा है, और जो चमचे हैं उनको शायद पैसा मिलता है, या भारत विदेशी ताकतें होंगी जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के बनाना चाहती हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस है। जॉर्ज सोरोस 2009 के आसपास में भारत में आया था, और वहां पर वो चंडीगढ़ में बीके नेहरू की वाइफ पंडित नेहरू से मिला था। बीके नेहरू जवाहरलाल नेहरू के काफी नजदीकी हुआ करते थे, तो इनके जॉर्ज सोरोस से तो डायरेक्ट संबंध है, ऐसा तो है। एनीवे, तो ये 4 समाचार थे। अगर मेरा जो एनालिसिस है समाचारों का आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप भी लें, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो नंबर नीचे स्क्रॉल में चल रहा है उसमें आप मुझे आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।